यूपीएससी के जो हिंदी माध्यम के बच्चे हैं, क्या ऐसा सही में है कि उनका सिलेक्शन नहीं हो रहा है? शिक्षक ये चीज़ मानेगा कि यार कि मैं अपडेटेड नहीं हूँ? ये जो मैं नोट्स लिखवा रहा हूँ 2 साल तक इससे के बाहर पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो राजस्थान से ही ज़्यादा सिलेक्शन होता है, बिल्कुल। फिर क्यों नहीं हिंदी माध्यम के बच्चे निकल के आ पा रहे हैं? पॉडकास्ट बहुत सारे लोग देखेंगे इस चीज़ को, तो मैं किसी का नाम लेके उनको जो है डिफेम नहीं करना चाहता। भाषा को इंटेलिजेंस के साथ जोड़ दिया गया, ये बहुत बड़ी दिक्कत है। या हिंदी माध्यम की पूरी बेल्ट बिछड़ गई। जितने बच्चे हिंदी माध्यम में मेंस लिख रहे हैं, जितने परसेंट बच्चे, उतना ही परसेंट सिलेक्शन है। बिल्कुल कि बच्चों को बिठाइए और उन्हें हर चीज़ लिखा दीजिए। स्पून फीडिंग कहते हैं। बहुत से ऐसे टॉपर्स को भी सुना है ये कहते हुए, मैंने ये विषय स्किप किया था। तो आईआईटी के नाम पे बहुत सारे लोग बहुत अतरंगी चीज़ें कर रहे हैं, यूट्यूब पे आप फॉलो कर ही रहे होंगे, तो वो तो अगर कोई दिमाग हटा के अपना रख दे तो अलग बात है। हिंदी मीडियम के बच्चे से ज़्यादा समझदार बच्चा नहीं है कोई। हेलो ऑल, नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एग्जाम मिनिस्ट्री हिंदी में। आज हमारे साथ अत्यब अली सर बैठे हैं, योगेश शर्मा सर बैठे हैं। सर, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। आज का जो मुद्दा है सर, बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा है, खासकर हमारे हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए। जी। आप लोगों ने ये चीज़ बहुत सुनी होगी कि यूपीएससी के जो एस्पिरेंट्स होते हैं, हमेशा कहीं ना कहीं जब भी रिजल्ट आता है तो ये चीज़ बोली जाती है कि यूपीएससी के जो एस्पिरेंट्स हैं हिंदी मीडियम के, उनके सिलेक्शंस नहीं हो रहे हैं, उनके सिलेक्शंस कम हो रहे हैं। तो आज का जो हमारा मुद्दा है वो ये है कि भाई यूपीएससी के जो हिंदी माध्यम के बच्चे हैं, क्या ऐसा सही में है कि उनका सिलेक्शन नहीं हो रहा है? या फिर अगर उनके सिलेक्शंस हो रहे हैं तो हमारे पास जो रिजल्ट्स आ रहे हैं वो उतने क्लियरली क्यों नहीं आ रहे हैं कि कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हिंदी मीडियम से सिलेक्ट हुए हैं? ठीक है, तो शुरू करते हैं सर। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा अत्यब सर के बारे में। अत्यब सर फाउंडर एंड डायरेक्टर ऑफ एग्ज़ाम मिनिस्ट्री, आज से लगभग 10-12 साल का एक्सपीरियंस है उनको इस यूपीएससी की इंस्टीट्यूशन में। और योगेश सर की अगर हम बात करें तो योगेश सर का बैकग्राउंड आईआईटी रुड़की से पास आउट हैं। उनको भी 8 से 10 साल हो चुके हैं यूपीएससी के विद्यार्थियों को पढ़ाते हुए। तो सर, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। मेरा सबसे पहला सवाल है सर अत्यब सर आपसे। जी। आपने यहाँ के जो बच्चे हैं, दिल्ली के जो बच्चे हैं, उनको पढ़ाया है, स्पेसिफिकली आपने हर तरह के बच्चों को गाइड किया है, ठीक है? तो आपको क्या फ़र्क लगता है इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स में? सर, बहुत बुनियादी एक डिफरेंस है हिंदी माध्यम के बच्चे में और जो इंग्लिश माध्यम का अभ्यर्थी आता है उसमें, कि उनका डिफरेंशिएशन जो है वो स्कूल के लेवल से ही जो है अलग अलग हो जाता है। हिंदी माध्यम का बच्चा एक बहुत डिफरेंट परिपेक्ष से आता है और अंग्रेज़ी माध्यम का जो बच्चा है उसकी जो स्कूलिंग है, उसका जो एक्सपोजर है वो बहुत डिफरेंट होता है। तो एक तरीके से समाज में भी थोड़ा सा ऐसा हो गया है कि साहब अच्छा हिंदी माध्यम के छात्र हो तो ऑलरेडी लोग ये अज्यूम कर लेते हैं, मान लेते हैं कि साहब पढ़ाई में पता नहीं शायद अच्छे होंगे कि नहीं होंगे, और भाषा को इंटेलिजेंस के साथ जोड़ दिया गया। ये बहुत बड़ी दिक्कत है। अच्छा। कि जैसे कई बार लोग कहते हैं कि साहब अंग्रेजी बड़ी अच्छी बोलता है, साहब इंग्लिश बड़ी अच्छी बोलता है, बड़ा इंटेलिजेंट है। यार, कोई भाषा अच्छी बोलता है उसका इंटेलिजेंस से तो कोई ताल्लुक नहीं। अच्छा सर, ये भी बहुत देखा गया है ना कि मतलब लोगों को आप समझो कि इस दायरे से टेस्ट किया जाता है कि यार ये अंग्रेजी बढ़िया बोल रहा है, इसका मतलब बहुत जानकार आदमी, बहुत जानकार आदमी है ना? लेकिन जनरली ऐसा होता नहीं है। भाषा तो कोई भी सर भाषा ही है ना जी भाई। आप तमिल बोल सकते हैं, तेलुगु बोल सकते हैं, कन्नड़ा बोल सकते हैं, ऐसे हिंदी बोल सकते हैं जी। ऐसी अंग्रेजी एक भाषा है। तो भाई अंग्रेजी तो हमने अडॉप्ट कर लिया है, वो एक अच्छा टूल है जी, ठीक है, कि आप अभिव्यक्ति के लिए आपको भाषा की जरूरत है जी। आप जिस भी भाषा में बढ़िया अभिव्यक्ति कर सकते हैं वो आपकी भाषा है, वो आपका माध्यम होना चाहिए। लेकिन हिंदी माध्यम के छात्र जो हैं वो स्कूल के लेवल से ही थोड़ा सा पिछड़ जाते हैं। एक उसका बहुत बड़ा रीज़न ये हुआ कि पहले के जो अध्यापक हुआ करते थे, आज वो लोग नहीं हैं। आज जो लोग पढ़ाने के लिए जा रहे हैं उनका ही लेवल कहीं ना कहीं जो है थोड़ा सा पीछे हो गया है स्कूल्स में, कि साहब चलो सरकारी स्कूल है वहाँ पढ़ाने के लिए चले जाते हैं, एक सरकारी जॉब मिल गई है तो अब आप रिलैक्स्ड हैं, अब आपको मेहनत नहीं करनी बच्चों पे कि उनका भविष्य क्या है। वहाँ से भी कुछ अच्छे बच्चे निकलते हैं।
तो वो फिल्टर आउट होके जो बच्चा तैयारी करने के लिए आता है, जब वो तैयारी करता है और वो एक्सपोजर देखता है, मतलब ये देखा गया है, हम लोग भी आज के डेट में सोशल मीडिया पे देखते हैं कि जो कलेक्टर साहब हैं वो एकदम से रेकी करने गए हैं किसी सरकारी स्कूल में, और वहाँ के अध्यापक या अध्यापिका से कुछ बात कर रहे हैं और उनको कुछ बेसिक सी चीज़ें नहीं आ रही हैं, है ना। ये देखा गया है। तो लेवल तो ये बात आपकी आप जो कह रहे हैं ये सही मानता हूँ कि थोड़ा सा लेवल डाउन हुआ है। सर, इसी से जुड़ता हुआ योगेंद्र सर आपसे एक सवाल पूछूंगा। आपका, अगर मैंने आपके बारे में स्टडी किया है, आपने पैन इंडिया लेवल पे बच्चों को एड्रेस किया है, पढ़ाया है, गाइड किया है, लेकिन अपने जीवन का, अपने एक्सपीरियंस का ज़्यादातर समय आपने जयपुर में बिताया है, जयपुर के विद्यार्थियों को पढ़ाया है। तो ये मुझे जानना था कि आप हर उस स्टूडेंट्स को जिनको आपने आज तक पढ़ाया है, और आज जो जयपुर के बच्चे हैं जिन्हें आप पढ़ा चुके हैं, चाहे वो हिंदी मीडियम के हों चाहे वो अंग्रेजी मीडियम के हों, आपको कुछ अंतर दिखता है? बिल्कुल सर, मैंने हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स को भी पढ़ाया हुआ है और इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स को। दोनों स्टूडेंट्स को जब मैं देखता हूँ तो मुझे, जैसे सर ने कहा, बुनियादी कुछ समस्याएं हैं। एक समस्या जो मुझे देखने को मिलती है, सर ने कहा कि सबसे पहली जो समस्या हमें देखने को मिलती है वो मिलती है हमें स्कूल के स्तर से। ठीक है। मेरी स्कूलिंग भी हिंदी से हुई, हिंदी के स्कूल से हम IIT पहुँचे। तो एक दौर ऐसा था कि हिंदी माध्यम के छात्र सब जगह पाए जाते थे। बिल्कुल। लेकिन बदलाव आया कहाँ से, उसे हम समझते हैं। 2010-12 के आसपास से देश के अंदर हमें क्या देखने को मिला? टेक्नोलॉजी का प्रयोग। यहाँ हिंदी माध्यम की पूरी बेल्ट पिछड़ गई। एक शब्द होता है डिजिटल डिवाइड। डिजिटल डिवाइड का मतलब होता है कि डिजिटल टेक्नोलॉजी की पहुंच कुछ लोगों तक तो है, लेकिन कुछ लोगों तक नहीं है। तो यहाँ पर स्कूल में भी, समाज में भी, हर जगह पे हमें देखने को मिला कि अंग्रेजी माध्यम के छात्रों पर या हिंदी माध्यम के वो छात्र जो अच्छी कॉलेजों में पढ़ रहे थे, उनके पास इंटरनेट की पहुंच थी, उनके पास इंटरनेट को एक्सेस करने का जरिया भी था। लेकिन जो ग्रामीण और देहाती इलाकों के हैं, जो छोटे कस्बों के बच्चे हैं, खास करके हिंदी मीडियम के, और वहाँ पे तो खैर इंग्लिश मीडियम में भी ऐसा ही होता है, उनके पास ये पहुँच नहीं मिली, उनके पास नेटवर्क नहीं आया, उनके पास टेक्नोलॉजी नहीं आई। ऐसा होते होते वर्ष 2016-17 तक आते आते हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के बच्चों का जो गैप था टेक्नोलॉजी की मदद से ज्ञान को प्राप्त करने का, वो पिछड़ गया। तो मतलब आपका ये कहना है कि जो हिंदी माध्यम के बच्चे हैं, बिल्कुल, वो टेक्नोलॉजी फ्रेंडली उतना नहीं हो पाए जितना अंग्रेजी माध्यम के बच्चे हो पाए। अच्छा, जब यूपीएससी का रिजल्ट आता है सर, हमने देखा, एनालाइज किया है, आप लोगों ने भी बेशक किया ही होगा सर, राजस्थान का रिजल्ट, उसमें बच्चों का अच्छा, आप समझे कि एक अच्छे प्रतिशत में रहते हैं, हाईएस्ट रहते हैं अभी तक। और राजस्थान में ये भी देखा गया है कि जो हिंदी बेल्ट है, जैसे राजस्थान में जैसे हम जयपुर में हैं, जयपुर रूरल है, जयपुर से जुड़े और ऐसे रूरल एरियाज़ हैं, तो वहाँ पे तो जो बैकग्राउंड है बच्चों का वो हिंदी माध्यम के ही हैं। तो और राजस्थान से ही ज़्यादा सिलेक्शन होता है, फिर क्यों नहीं हिंदी माध्यम के बच्चे निकल के आ पा रहे हैं? बिल्कुल सही कहा सर आपने। राजस्थान में हिंदी मीडियम के छात्र ज़्यादा हैं, तैयारी भी काफ़ी लोग करते हैं, लेकिन सिलेक्शन कम देखने को मिलता है। और ये हम अपने मन से नहीं बोल रहे, ये डेटा बोलता है यूपीएससी का। 4 से 5% ही सिलेक्शन हमें हिंदी मीडियम का देखने को मिलता है। इसका आंसर मेरे उसी आंसर में छुपा हुआ है कि इसका कारण भी डिजिटल डिवाइड था। यूपीएससी ने यूँ तो अपना जो लेवल था, जो अपना स्तर था, उसको बढ़ा लिया समय के साथ, लेकिन हिंदी माध्यम के छात्रों ने अपना स्तर नहीं बढ़ाया, ना तो अपने आप को अपडेट किया टाइम टू टाइम। और इसमें भी कई बुनियादी खामियां रही, जो कि सर ने आपको बताया था। यहाँ पर छात्रों की तरफ से और स्कूल की तरफ से, कॉलेज की तरफ से, हर जगह पर ऐसा माहौल बनाया गया कि हिंदी माध्यम का छात्र हमेशा डरा हुआ रहा। और जब डर का माहौल होता है तो सिलेक्शन कम हो जाता है। एक और चीज़ सर इसमें चर्चा करने वाली बात है कि जो टीचर्स रहे, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स जो रहे, वो भी इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम के बहुत डिफरेंट हो गए। बिल्कुल बिल्कुल कि सर अगर आप देखेंगे कि टीचर्स ने भी अपने आप को अपडेट नहीं किया। अच्छा। तो एक बहुत बड़ा, आप कोई भी कंपटीशन की बात करिए, चाहे जेई हो, चाहे नीट हो, चाहे यूपीएससी हो, एक टीचर बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, एक स्तंभ होता है वो मोटिवेशन का।
लेकिन अगर टीचर ही अपने आप को अपडेट नहीं करेगा तो सारी की सारी जिम्मेदारी स्टूडेंट पे डाल देना ये बड़ी गलत होती है, क्योंकि वो तो आपके पास आ रहा है आपको मार्गदर्शक समझ के, और अगर मार्गदर्शक को ही मार्ग अब नहीं पता है तो बहुत गड़बड़ हो जाती है। अब आप साहब वो चीज़ पढ़ा रहे हैं जो आप 30 साल पहले पढ़ा रहे थे, 25 साल पहले पढ़ा रहे थे, पूरा सिस्टम चेंज हो चुका है, पूरा पैटर्न चेंज हो चुका है, इन्फॉर्मेशन ओवरलोड हो चुकी है। तो साहब वो जो इन्फॉर्मेशन आई, तो आप देखिए स्टैंडर्ड बुक्स जो हैं वो अंग्रेज़ी माध्यम के छात्रों के पास है, हिंदी माध्यम के छात्र पिछड़ गए, वो अभी भी वो बल्कि मटेरियल पढ़ रहे हैं, आउटडेटेड मटेरियल पढ़ रहे हैं। टीचर्स ने अपने आप को अपडेट कर दिया, अंग्रेजी माध्यम के लिए, हिंदी माध्यम के लिए अपडेट करना रह गया। इक्का दुक्का अगर कोई टीचर को छोड़ दें जो अपने क्राफ्ट पे इस वक्त मेहनत कर रहे हैं। एक और बात बड़ी इंपॉर्टेंट ये रही सर हिंदी माध्यम के बच्चों के साथ, जो मैंने डिफरेंस देखा, वो मन के बहुत साफ, बहुत भोले होते हैं और उनका होता है ब्लाइंड ट्रस्ट। बिल्कुल कल्ट फिगर बनाने वाले कि साहब एक कोई व्यक्ति विशेष हैं, आपने अगर उनको सब कुछ अपना मान लिया तो मान लिया, अब जैसा वो बोलेंगे वैसा आप करेंगे। वहां पे बच्चों के साथ बहुत धोखा हो गया कि साहब अब आप क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं। अब वहाँ क्लास में पढ़ाने की जगह है वो डिबेट्स चल रही हैं और वहाँ फिलोसॉफिकल डिस्कशन चल रहे हैं, दार्शनिक बातें की जा रही हैं, दार्शनिक बातें करी जा रही हैं कि आप प्लाटो कर रहे हैं, सोक्रेटिस सुकरात डिस्कस करे जा रहे हैं वहाँ पे। अरे भाई आपका काम है सिलेबस कवर कराना, आप सिलेबस कवर कराइए, आपका काम है बच्चे को रैंक दिलवाना, आप वो करिए कि बच्चा रैंक लेके आए। लेकिन आधे लोग अपने आप को कल्ट और बिल्कुल महात्मा और बनाने के लिए जो है वैसे बैठ जाते हैं और बच्चे को लगता है कि यार यही सही है। और इसमें भी सर एक बात और मैं ऐड करना चाहूँगा कि अगर मुख्य रूप से देखा जाए तो 6 ऐसे विषय हैं जो कि आधार हैं यूपीएससी का। बिल्कुल, इतिहास, आपका भूगोल, राजनीतिक शास्त्र, अर्थव्यवस्था, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और वहीं पर इकोलॉजी और एनवायरनमेंट, ये 6 सब्जेक्ट हैं। 3 सब्जेक्ट तो चलिए ऐसी हैं जिनमें बहुत बदलाव नहीं देखने को मिलते, पर 3 सब्जेक्ट यानी कि इकोनॉमी, साइंस टेक और इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट बहुत बदलती हैं। इनका नेचर ही कैसा है, डायनेमिक जैसा, बहुत डायनेमिक नेचर। इतना बदलने की वजह से और टीचर अपने आप को अपडेट नहीं कर रहे, खास करके इन सब्जेक्ट के। बच्चे के पास कुछ है ही नहीं, वो अभी तक वही 2006-07 की जो एनसीईआरटी की किताब थी या कोई उस समय की किताबें लिखी हुई थी उसके ऊपर ही डिपेंडेंट करता है। सर साइंस एंड टेक में तो अपडेट हुआ ही नहीं है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी से जो हिंदी माध्यम के अध्यापक हैं वो इतने दूर हैं, इतनी दूरी उन्होंने बना दी है कि उनको पता ही नहीं है कि क्या चल रहा है। वो आज भी क्लास में बैठ के जो है बायोलॉजी और फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, और बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री को एक महीने तक पढ़ाया जा रहा है। 1 महीने तक पढ़ाया जा रहा है। बच्चे को लगता है कि साहब यही आता है एग्जाम। अच्छा, आप लोग के इस डिस्कशन से मेरे 2 सवाल हैं। पहला एक सवाल जो मुझे समझ में आया, जो सर आपने रिसोर्स की बात की, कि जब भी आप कोई रिसोर्स यूपीएससी का सर्च करने जाते हैं, चाहे किसी कोई भी किताब, जैसे हर कोई किताब जानता है कि कौन सी फेमस किताबें हैं यूपीएससी में तैयारी शुरू करने के लिए, वो अगर शॉर्ट नोटिस पे अगर किसी को चाहिए तो सबसे पहले इंग्लिश माध्यम में अवेलेबल होगा, नोट्स चाहिए इंग्लिश माध्यम में अवेलेबल होगा। क्या कारण है ऐसा कि हिंदी माध्यम में उसी क्वालिटी के रिसोर्स या नोट्स की उपलब्धि नहीं है किसी भी संस्थान के द्वारा? एक तो पहला सवाल ये। दूसरा जो सवाल है कि मैंने हमेशा ये सुना है लोगों से कि यूपीएससी की जो तैयारी है खासकर हिंदी माध्यम में, वो तो मिनिमम 18 महीना लेगा ही लेगा, है ना? ये मैंने हमेशा सुना है कि अगर कोई बच्चा मेरे से भी बात किया है तो मैंने कहा है कि बेटा 1 साल की में तैयारी हो सकती है अगर आप ग्रेजुएशन कर चुके हो या जॉब छोड़ के आए हो, है ना? 1 साल में तैयारी की जा सकती है। एक आइडल टाइम हम ऐसा मानते हैं कि एक आइडल टाइम है, बट हिंदी माध्यम के बच्चों की तरफ से ये हमेशा सुनने को है कि नहीं सर 15 से 18 महीने तो लगेंगे, भले कोई संस्थान तैयारी कर। सर 18 महीने से कम में तो हो ही नहीं सकती। तो इसका कारण वही है सर 18 से 20। तो ये 2 सवाल जो है मेरे, है ना, जो मैं जानना चाहूँगा इसके स्पष्ट कि आपके ज़रिए से, इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए से हम उन हिंदी माध्यम के बच्चे हैं, उनके दिमाग में जो इस तरीके का एक अंधविश्वास या एक मिथ भी है उसको भी दूर करना चाहेंगे। तो प्लीज़ सर इसके लिए मुझे आप बताएं। देखिए, जहाँ तक आपने रिसोर्स की बात करी, कंटेंट की बात करी, हिंदी माध्यम के लिए ज़्यादातर लोग जो अपने आप को कंटेंट राइटर बता रहे हैं वो कंटेंट राइटर है नहीं सर, वो है ट्रांसलेटर। बिल्कुल सही। और वो ट्रांसलेशन में भी अब ऐसा कर रहे हैं कि भाई एआई के टूल्स बहुत सारे आ गए,
गूगल ट्रांसलेट से उन्होंने अंग्रेजी की कोई चीज़ ली, उसको हिंदी में जो है लिपियांतरण, उसका एक तरीके से या तो लिपियांतरण कर दिया, या अगर वो ट्रांसलेट कर भी रहे हैं तो वो ट्रांसलेशन इतना ख़राब है कि सनलाइट का सूर्य प्रकाश हुआ चला जा रहा है। लाइट एलिमेंट को वो प्रकाश तत्व बोल दे रहे हैं कि हल्के तत्व होना चाहिए। ब्लैक होल को काला छेद बोल दे रहे हैं। तो वो अर्थ का अनर्थ ऐसा हो रहा है वहाँ पे कि अब अगर हिंदी माध्यम का बच्चा भी उस किताब को पढ़ेगा तो वो भी हंस के रख देगा कि यार बकवास है। तो पहली बात तो जो व्यक्ति ट्रांसलेट कर रहा है उसको खुद समझदार होना पड़ेगा। अब अगर हिंदी माध्यम के बच्चे तैयारी कम कर रहे हैं, और सर देखिए ये जैसे सिलेक्शन की बात हुई, आपने जो पहला सवाल पूछा था सिलेक्शन का पूछा था, उसके बाद फिर मैं इसी बात कहूँगा। सिलेक्शन जो कम हो रहा है वो रेशियो कम नहीं है। जितने बच्चे हिंदी माध्यम में मेंस लिख रहे हैं, जितने परसेंट बच्चे, उतने ही परसेंट सिलेक्शन है। तो साहब अगर मेंस आपके 4% बच्चे लिख रहे हैं टोटल में से, तो 4% बच्चों का हिंदी में रैंक आ गई, वही है। तो वो रेशियो तो खराब नहीं है, ये तो काफ़ी अच्छा रेशियो है। काफ़ी अच्छा रेशियो। लेकिन ये इस तरीके का रेशियो या इस तरीके का आप समझो कि बच्चे को एक कैलकुलेशन बताना, मुझे नहीं लगता आज तक बताया गया। नहीं बताया गया भाई, उनसे कह रहे हैं कि सिर्फ 4% बच्चों का हो रहा है। बिल्कुल। आप ये भी तो देखिए कि भाई मेंस कितने बच्चे लिख रहे हैं, मेंस लिखने वाले भी 4% है। सही बात है। अब उसमें ये है कि 4% ही क्यों मेंस लिख रहे हैं, उसका एक बहुत बड़ा रीज़न ये है कि बच्चों को जो डरा दिया गया है कि हिंदी माध्यम में सिलेक्शन नहीं होते, हिंदी माध्यम का छात्र भी, अभ्यर्थी भी, वो अंग्रेजी माध्यम में जो है अटेम्प्ट कर रहा है, वो अपना माध्यम अंग्रेजी भर के आ रहा है। अब दोहरी मार हो गई है। एक तो ये कि भाई उसे सब्जेक्ट पढ़ना, दूसरी चीज़ ये कि भाषा भी सीखनी है। तो साहब अब वो तो 18 से 20 महीना तो लगेगा ही ना यार उसको, क्या आप उसको भाषा भी सिखा रहे हैं और उसको कंटेंट भी पढ़ा रहे हैं, तो वो बहुत वैसे ही पीछे हो गया। अच्छा, मेरे को एक बच्चे ने बोला भी था कि जैसे मैंने उससे पूछा था, तो वो इंग्लिश में ट्राई कर रहा था अटेम्प्ट देने का, तो उसने कहा था कि सर हम जहाँ से एक संस्था से वो पढ़ के आए थे, उन्होंने कहा भी था उसमें कि सर हमें बताया गया है कि इंग्लिश क्योंकि एक बहुत ही कॉमन लैंग्वेज है, उसमें आप भाव बहुत ईजिली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो मैंने सोचा यार कि जो भाषा आपने बचपन से बोली है, लिखी है, पढ़ी है, उससे आसान भाषा में आप 1 साल में वो भाषा सीख कर रिप्रेजेंट कैसे कर लोगे? सर आदमी सबसे ज़्यादा भावुक तब होता है जब वो रोता है। हाँ, है ना? सही बात। पेन इज द प्योरेस्ट इमोशन। सही बात। सबसे साफ जो इमोशन है वो पेन है, पीड़ा है। सही बात। मैंने आज तक कोई व्यक्ति ऐसा नहीं देखा जो अपनी मातृभाषा छोड़ के किसी और भाषा में रो रहा हो। सही बात है। और सपने भी अपनी मातृभाषा में देखते हैं। सपने भी अपनी मातृभाषा में देखते हैं। ये तो एकदम सही बात है। दिमाग में तो मातृभाषा में काम कर रहा है। सही बात है, सोचने वाली बात है। कोई रोएगा तो अम्मा अम्मा करके रोएगा, मामा करके रोएगा, आई आई करके रोएगा। सही बात है। मदर मदर करके हिंदुस्तान में तो रोते हुए नहीं देखा मैंने किसी को। कोई नहीं होता भाई, कभी नहीं करता। तो सही बात है। तो ये तो अभिव्यक्ति आप उस भाषा में बेहतर कर सकते हैं ना जो आपको इंटरनली जिससे आप जुड़े हुए हैं। सही बात। आम बोलचाल की जो भाषा है वो आपकी भाषा है, आप उसको छोड़ के किसी और भाषा में क्यों जाना चाहते हैं? हाँ, अंग्रेजी माध्यम की जहाँ तक मैं बात करूँ कि साहब क्योंकि बचपन से पढ़ा है, स्कूल में देखा है, तो जो टेक्निकल टर्म्स हैं वो आपको अंग्रेजी माध्यम में आती हैं। ठीक है, अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं अंग्रेजी में जो है भूगोल पढ़ाता हूँ। अब मैं अंग्रेजी में भूगोल इसलिए पढ़ाता हूँ क्योंकि जितनी टेक्निकलिटी है वो मैंने अंग्रेजी में ही सीखी, तो मेरे लिए उस भाषा का प्रयोग करना आसान हो गया। हाँ। यही चीज़ अगर किसी व्यक्ति ने, किसी छात्र ने, अभ्यर्थी ने स्कूल से अंग्रेजी हिंदी माध्यम में पढ़ी है, चाहे वो विज्ञान हो, चाहे वो एनवायरनमेंट हो, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो, तो उसके लिए वो चीज़ आसान हो जाएगी। और सर एक बहुत समझने वाली बात है कि जो एग्जामिनर है, जो आपके मेंस की कॉपी चेक कर रहा है, वो साहब इसलिए नहीं बैठा है कि आपको फेल करे। खास तौर पे हिंदी माध्यम का जो एग्जामिनर है, भाई अंग्रेजी माध्यम का जो एग्जामिनर है उसकी मातृभाषा कुछ भी हो सकती है, बिल्कुल, है ना, मलयालम भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। वो उस अंग्रेजी वाली कॉपी से इमोशनली अटैच नहीं। लेकिन जो हिंदी माध्यम का एग्जामिनर होगा उसकी तो भाषा हिंदी है ना। सही बात, बिल्कुल। तो वो व्यक्ति क्यों नहीं चाहेगा कि यार जो मेरे बैकग्राउंड का छात्र है वो ना आए, और इसकी प्रोबेबिलिटी भी ज़्यादा है। वो तो चाहेगा ना। बिल्कुल। मैं अगर एग्जामिनर हूँ, कोई मेरी भाषा में आंसर लिख रहा है, तो मैं चाहूँगा कि भाई उस बच्चे का सिलेक्शन हो। बिल्कुल। लेकिन वो बच्चा मुझे मौका तो दे कि मैं नंबर दे सकूँ। एग्जामिनर है, फ्रॉड तो है नहीं कि आप कुछ भी लिख के आपको नंबर मिल जाए। बिल्कुल। तो आप अगर वैसा परफॉर्म कर ही नहीं रहे तो कैसे नंबर देगा बेचारा आपको? इसलिए आप पिछड़ते चले जाते हैं। इसीलिए आप 18 और 20
जो मनगढ़ंत बातें आपको बताई जा रही हैं आप वो माने चले जा रहे हैं। और इसका क्या रीज़न है सर, 18 महीना और साल भर वाला? बिल्कुल सर, इसका रीजन है, ये रीजन वापस से आ जाता है संस्थानों और टीचर के ऊपर कि जैसा कि सर ने आपको बताया कि टीचरों ने अपने आप को अपडेट नहीं किया, वो भी पुराने तरीके से पढ़ाए जा रहे हैं। उन्होंने ये देखा कि अब जो बदलाव आया है इसको एक साल भर में कराया जा सकता है, लेकिन करा नहीं रहे, इसका मतलब वो अपने आप पे काम नहीं कर रहे। तो उन्होंने एक बहुत ही पारंपरिक तरीका पकड़ा हुआ है बिल्कुल कि बच्चों को बिठाइए और उन्हें हर चीज लिखा दीजिए, स्पून फीडिंग कहते हैं इसे। सर आप ये बहुत ही वैसा एक बात बता रहे हैं बिल्कुल, मैं सही बता रहा हूं। विद्यार्थियों के लिए कि मतलब विद्यार्थियों के लिए भी और जो शिक्षक है उनके लिए भी कि वो अपडेट नहीं है। मतलब क्या कोई शिक्षक ये चीज़ मानेगा कि यार कि मैं अपडेटेड नहीं हूँ? वरना इतना टाइम कैसे लग सकता है? आपको पता है कि आप 3 घंटे में जितना बता सकते हैं बच्चे को, वही काम आप लिखा लिखा के 9 घंटे में बता रहे हैं। बच्चे की आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस मेंस के टेस्ट भी तो कराई जा सकती है। हैंड राइटिंग की प्रैक्टिस है और उसके अंदर विचार है, लेकिन तो सर लिख के भी उसका ला क्या सकते हैं। सोल्यूशन, जो बच्चे कहते हैं कि नोट्स हमें चाहिए? नोट्स का सॉल्यूशन हो सकता है, डिक्टेशन बहुत जरूरी है क्लास में, लेकिन हर चीज को लिखा देना वो भी जरूरी है। मैं सर इसमें एग्जांपल देता हूँ जो सर बताना चाह रहे हैं। देखिए डिक्टेट मैं भी कराता हूँ, ठीक है, मैं पढ़ाता हूँ तो मैं भी डिक्टेट कराता हूँ। बच्चे को थोड़ा अच्छा लगता है कि बिल्कुल जिस भाषा में पढ़ाया जा रहा है, जिस तरीके से पढ़ाया जा रहा है, उसी लैंग्वेज में जो है आपके नोट्स बन जाए। लेकिन अब साहब हम अगर भूगोल पढ़ा रहे हैं, अब आप एक्सपेक्ट करें कि मैं टाइम खींचने के लिए एक एक नदी को जड़ से उठाऊं कि ये उसका उद्गम है, यहाँ से बह रही है, इतनी स्टेट से निकल के जा रही है, ये उसकी ट्रिब्यूटरीज हैं, यहाँ पे जाके खत्म हो रही है। भाई ये तो आप खुद भी एटलस में देख सकते हैं ना। बिल्कुल। या फिर मैं रॉकेट पढ़ाऊं तो मैं रॉकेट का डायग्राम ही बनाए जाऊं, मैं रॉकेट की परिभाषा बताने लग जाऊं, मैं ऑर्बिट यानी कक्षा की परिभाषा, क्योंकि वो कभी भी आपसे यूपीएससी का एग्जाम में नहीं पूछेगा कि ऑर्बिट की आप परिभाषा ही लिख दीजिए, ऐसा कभी नहीं पूछा जाएगा। अच्छा, इसका मतलब ये वो भी लिखाया जा रहा है। हाँ, मैं ये समझ पा रहा हूँ कि शायद कुछ संस्थानें ऐसा कर रही हैं जो बच्चे जिन्हें यूपीएससी के बारे में नहीं पता, यूपीएससी के एग्ज़ाम के बारे में नहीं पता, ये जानकारी है कि यूपीएससी भारत का टफेस्ट एग्जामिनेशन है, तो इसका मतलब संस्थानें ये प्रयास कर रही हैं कि भाई इसको जितना लिखाओ, जितना डिटेल्ड में लिखाओ तो उसको लगेगा उतना सीरियसली हो रहा है। और फिर वो कंपेयर करता है कितना कॉपी हमारे सर ने जो है सही इतना बात। पढ़ा दिया, इतना बहुत सारा पढ़ा बिल्कुल, दिया, वो बिल्कुल। किलो के हिसाब से तोल रहा है कितना पढ़ा दिया। अब सर होगा क्या, वो भले ही कितना भी लिखा दिया, खास करके वो सब्जेक्ट जो बदलती बहुत है, क्वेश्चन वहां से नहीं आएगा। सही बात है। क्वेश्चन मानव के शरीर के तंत्रों से नहीं आने वाला अब आज के टाइम पे। हाँ, आप पाचन तंत्र को कई दिनों तक पढ़ाए जा रहे हो, बायोलॉजी में महीना भर दे दिया, वहां से क्वेश्चन नहीं आएगा। और टेक्नोलॉजी को आप लिखा नहीं रहे क्योंकि टेक्नोलॉजी के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। इस पे मुझे एक याद आया कि एक संस्था के भूगोल के ही शिक्षक हैं, उन्होंने विद्यार्थी से कहा था कि ये जो मैं नोट्स लिखवा रहा हूँ 2 साल तक इससे के बाहर पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। सर इससे खतरनाक बात नहीं हो सकती कुछ। सर ये टेक्निकली अपने आप में गलत है। ये कितनी खतरनाक बात है। मतलब अपने पेपर को हैक कर लिया। हाँ, नहीं, पेपर को हैक कर लिया। सर आप ज्योग्राफी पढ़ाते हैं, सर भूगोल पढ़ाते हैं, भूगोल जहाँ तक मेरी समझ की ये कहती है कि बहुत तेज़ी से बदलाव हो रहे हैं, क्लाइमेट चेंज है ना, वेदर चेंज, क्लाइमेट चेंज, अर्थक्वेक, वॉल्केनिक इरप्शंस, हम सब चीज़ें देख रहे हैं। तो मेरे ख्याल से भाई बेसिक तो चलिए स्टैटिक तो वही रहेगा, लेकिन जो है ना आपके करंट अफेयर्स की चीज़ें जो डेवलप कर रही हैं, नए नए टर्म्स निकल के आ रहे हैं, नई नई टर्मिनोलॉजी निकल के आ रही है, उसको कैसे एड्रेस करेंगे? सर देखिए इसमें ये थोड़ा सा एब्सर्ड इसलिए है क्योंकि जहाँ तक भूगोल का सवाल है, भूगोल का करंट अफेयर्स भी बड़ा बढ़िया लगता है मुझे। हाँ। भूगोल में ऐसी कोई चीज़ नहीं हो रही है जो आज से पहले ना हुई। अच्छा, है ना, मतलब ऐसा कुछ अतरंगी नहीं हो रहा है कि भाई कोई मेटेओराइट ही आगे गिर जाए जमीन को, धरती को फाड़ता हुआ, तब तो अलग बात है। लेकिन जितनी भी चीज़ें चल रही हैं, चाहे वो आपका चक्रवात हो, चाहे आपका लैंडस्लाइड हो, चाहे भूकंप हो, वो हर साल आता है। बिल्कुल। तो उस लिहाज से तो मैं कहूँ कि साहब मैंने अगर एक बार भूगोल पढ़ लिया तो अगले 25 साल तक जो है यही नोट्स काम आएंगे। तो ये 1 साल इसके बाहर का कुछ नहीं आएगा, 2 साल कुछ नहीं आएगा, 2 साल तक यहाँ से सवाल आएगा, ये तो कहना एकदम बेवकूफ़ी हुई, ये बच्चों की आंखों में धूल झोंकना हुआ। सही बात है। अगर आप डायनेमिक चल रहे हैं तो आप बच्चों को पढ़ाइए कॉन्सेप्ट, बिल्कुल बिल्कुल सही है ना, वो चीज़ सशक्त होनी चाहिए कि साहब अगर मैंने कह दिया कि यहाँ पे साइक्लोन आ रहा है और यहाँ पे नहीं आ रहा है, तो जो मेरा छात्र है वो इतना कैपेबल होना चाहिए, वो ये बता सके कि यहाँ पे आ रहा है तो क्यों आ रहा है और यहाँ पे नहीं आ रहा है तो क्यों नहीं आ रहा है, किन कारणों की वजह से नहीं आ रहा है।
अब दुनिया में कहीं पे भी साइक्लोन बनता रहे, है ना? सही बात है। तो अभी बहुत सारे टीचर्स के साथ दिक्कत ये हो गई है कि वो कंटेंट ड्रिवन, फैक्ट ड्रिवन इतना कंटेंट हो गया ना उनका कि वो फैक्ट बना बना के एक ऑरा क्रिएट कर रहे हैं कि यहाँ पे ये पहाड़ है, यहाँ से ये नदी जा रही है, यहाँ से ये ओशन करंट निकल रही है, क्योंकि वो रटना आसान, रटवा दिया आपने। समझाना और समझना दोनों चीजें मुश्किल हैं। अब क्योंकि आपने रट लिया है और आपने कसम खाई है कि जितना हमने रटाया हम सब बच्चों को लिखवा दें, तो साहब वो जो चीज़ आपके 35 क्लास में 40 क्लास में हो सकती है उसको आप 80 क्लास तक खींचेंगे। सही बात है। और कॉन्सेप्ट गायब हो जाता है और बच्चा इसलिए खुश है, जैसे आपने कहा कि साहब 2 साल तक तो इससे बारे में कुछ आएगा ही नहीं, वो साहब पोथी बना है। अच्छा, बच्चे को वो चीज़ बहुत ही अट्रैक्टिव लग रही है, ल्यूक्रेटिव लग रही है, और कि भाई जो जिस शिक्षक से हम पढ़ रहे हैं वो इतना बेहतरीन पढ़ा रहे हैं, इतना लिखवा रहे हैं कि उसी से ही सारे पेपर आएंगे। जबकि शिक्षक को बोलना ये चाहिए कि जो मैंने पढ़ा दिया कॉन्सेप्ट वहीं से आएंगे सारे के सारे। बिल्कुल, डेटा बदल सकता है, आप अपने आप को अपडेट करते रहिए, ये जबकि सही बात है। हमें लगता है सर विद्यार्थियों को भी ये समझना चाहिए, आज के डेट में सारी चीज़ें इतनी ऑनलाइन अवेलेबिलिटी है, एक अवेयरनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, एक जो कहा जाता है ना कि एक सेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग की अगर हम बात कहें, तो इन सब चीज़ों से जो आज के डेट में कोई शिक्षक, क्योंकि यूपीएससी इतना अनसर्टेन रहा है, हमेशा रहता है, उसके बाद भी अगर कोई शिक्षक इस तरीके का क्लेम कर रहा है तो मुझे लगता है कि वहाँ विद्यार्थियों को भी समझना चाहिए कि यार ये कैसी बातें हो रही हैं। सर विद्यार्थियों को अभी स्पून फीडिंग की आदत हो गई है, भीड़ को, मतलब हद ये हो गई है कि आप, एक होता है ना कि भाई आप निवाला दे दिया मुंह में, उनको तो ऐसा हो गया कि चबा के निकलवा भी दो कि बस अब इतना रह गया है कि हम खुद जाके एग्जाम ना लिखते हैं, बस अब इतना रह गया। तो उसकी प्रॉब्लम ये है कि एक तरीके से अपने स्किल पे जो फंडामेंटली काम किया जाता था एक समय पे, जैसे हम लोग करते थे, बाकी लोग करते थे कि खुद से पढ़ाई कर रहे हैं, बच्चा भूल गया है कि कोचिंग के बाद भी सेल्फ स्टडी होती है, बिना पढ़े एग्जाम क्वालिफाई नहीं होगा। तो वो आपको अपनी मेहनत करनी है, आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग रखनी है। आपको लगे कि साहब आप 3 घंटे क्लास में जाके बैठ गए, अब आपको पढ़ना ही नहीं है, तो फिर कैसे चलेगा काम? तो बच्चों को बहुत ज़रूरी है कि वो खुद को अप टू डेट रखें, चीज़ों को रिवाइज करें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखें। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख रहे हैं और अगर आपने सिलेबस को मजबूती से पकड़ के रखा है, तो आपका माध्यम कोई भी हो, आपकी रैंक आएगी। बिल्कुल सही कहा। माध्यम वहाँ पे बाधा नहीं बनेगा। बिल्कुल। और शिक्षक को ये ध्यान रखना जरूरी है कि वो शिक्षक के साथ साथ उस विषय का विद्यार्थी भी है। बिल्कुल। जब तक वो उसे पढ़ाएगा तो उसे विद्यार्थी की तरह पढ़ेगा और कक्षा में जाके शिक्षक की तरह समझाएगा। सर इसी से एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा, क्योंकि आपका विषय है विज्ञान और प्रौद्योगिकी। उसमें सर मैंने ये सुना है या देखा भी है, जो हमारे हिंदी माध्यम के अभ्यर्थी हैं इस विषय से घबराते बहुत हैं। पहला तो ये सर, अभ्यर्थी तो घबराते हैं, टीचर्स भी घबराते हैं। अच्छा, ये आधे इंस्टीट्यूट में तो आज की डेट में ऐसा हो गया, वो कह रहे हैं कि विज्ञान और ये पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, एनवायरनमेंट और बिल्कुल इसी पे मैं आ रहा था कि अभ्यर्थियों को ये बताया जा रहा है कि भाई ये ऐसा विषय है कि इसमें कुछ खास सवाल नहीं आते हैं, आप इसको स्किप कर सकते हैं। और मैंने बहुत से ऐसे टॉपर्स को भी सुना है ये कहते हुए कि मेरा ह्यूमैनिटीज़ या मेरा जो बैकग्राउंड रहा है वो ह्यूमैनिटीज़ से रहा है, जिस वजह से मैंने ये विषय स्किप किया था। तो सर इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए सर ने बिल्कुल इसका आंसर दे दिया, क्योंकि ये डर का विषय केवल हिंदी माध्यम के छात्रों के लिए नहीं, इंग्लिश माध्यम के लिए भी है। अच्छा। और ये डर का विषय शिक्षकों के लिए भी है। अच्छा। अब शिक्षकों को पता है, जैसे कि मैं विज्ञान प्रौद्योगिकी और आपकी पारिस्थितिक तंत्र और पर्यावरण पढ़ाता हूँ, तो इसके लिए मुझे हर दिन लगभग अपडेट करना पड़ता है मुझे। अगर मैं मान लेता हूँ कि 6 महीने के लिए मैंने पढ़ना बंद कर दिया, तो मेरे पे वहां तक तो आएगी कि 2024 तक क्या हुआ, उसके बाद जो कुछ भी हो रहा है। जैसे एग्जाम्पल के लिए अभी कुछ दिन पहले नई क्वांटम कंप्यूटर चिप बनी। अब ये अगर मुझे नहीं पता है कि एक नया स्टेट ऑफ मैटर ही आ गया बन के, तो मेरे लिए तो केवल मेरी नॉलेज 24 तक की है, 25 में जो हुआ मुझे पता ही नहीं है। और ऐसे में अगर मैं हर दिन नहीं पढ़ सकता हूँ, हर दिन मेरे को डर लगता है पढ़ने से, तो मैं कोशिश क्या करूँगा, मैं इस विषय को बदलने की कोशिश करूँगा। मैं धीरे धीरे भूगोल की तरफ चला जाऊँगा या इतिहास की तरफ चला जाऊँगा, और मैं क्या बोलने लग जाऊँगा कि ये सब्जेक्ट मत पढ़िए, इससे तो क्वेश्चन नहीं आते। पिछले 15 साल में एक भी प्री का पेपर ऐसा अगर आपको मिल जाए जिसमें 12 से कम विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्वेश्चन आए, तो आप बताइए। तो डेटा तो ऐसा नहीं कहता कि प्री में 12 से 13 तो डायरेक्ट आ गए, और अब इनडायरेक्ट क्वेश्चन जो
विभिन्न सब्जेक्टों के अंदर, विभिन्न विषयों के अंदर आपको विज्ञान की समझ चाहिए, तकनीकी की समझ चाहिए, वो अगर देख लें तो ये आंकड़ा 15 से ऊपर भी चला जाता है। मेंस में अगर आ जाए तो ऐसे आप देख लीजिए, ऐसे के अंदर आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाता है, GS3 में आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाता है, सीधे सीधे क्वेश्चन आए ऐसे में। तो AI के ऊपर आ गया आपका, टेक्नोलॉजी का अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर क्या महत्व है, ये सीधा 125 नंबर का। तो इतना सारा तकनीकी है। आपके IR के जो संबंध होते हैं अंतर्राष्ट्रीय, वो तकनीकी पे डिपेंड करते हैं। आपका गवर्नेंस आज के टाइम पर तकनीकी से चल रहा है, सारी चीजें, आज की अर्थव्यवस्था पूरी की पूरी तकनीकी। और यहाँ तक कि आगे भविष्य में जो ब्यूरोक्रेट्स होंगे, अगर उनको तकनीकी नहीं आएगी तो उन्हें बड़ी प्रॉब्लम आ जाएगी। तो ये जो माहौल बना दिया है कि सब्जेक्ट को छोड़ दीजिए, अगर इससे छोड़ना ही होता तो UPSC सिलेबस में रखता ही क्यों, हटा ही देता ना। सर 70 से 80 नंबर का तो GS3 में ही आ रहा है। GS3 में आ रहा है। और इकोलॉजी और इन्वायरमेंट को देखा जाए तो इकोलॉजी तो बायोलॉजी का ही तो हिस्सा है, तो वो देखा जाए तो 100 से ऊपर चला गया GS3 में, आधा पेपर हो गया लगभग। तो लोगों ने अपनी कमजोरी को विद्यार्थियों पर थोप दिया। अब इससे हो क्या जा रहा है, विद्यार्थी बाकी सब्जेक्टों में ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। इसका मतलब ये हो सकता है कि सारे विद्यार्थियों के नंबर थोड़ा सा कम हो गए। अगर ये सब लोग इन्हें भी पढ़ लेते तो थोड़ा सा ज्यादा और मार्क्स लेके आते, थोड़ा सा और बेहतर अपना आंसर लिख पाते। नहीं तो सर ये तो हो गया, जैसे मान लीजिए कि विद्यार्थियों के लिए शिक्षक जिस तरीके की चीज़ें बना रही हैं, संस्थाएं जिस तरीके, आप उन अभ्यर्थियों को क्या कहना चाहेंगे इस विषय को लेकर? जैसे इस विषय को मैं जब पढ़ाता हूँ, मेरा पूरा ध्यान इस चीज़ के ऊपर रहता है कि सारा जो बेसिक है, बुनियादी चीज़ें हैं, वो मैं बच्चे को क्लास में ही समझा दूँ, और जितने भी बदलाव आ रहे हैं वो भी बता दूँ, और इस स्तर पर बच्चे को छोड़ के जाऊँ कि उसे आगे मेरी ज़रूरत ही ना पड़े। यानी वो इस काबिल बन जाए कि न्यूज़पेपर में जो कुछ भी आ रहा है वो उसे समझ सके, जो कुछ भी बदलाव हो रहे हैं उसके चारों तरफ उसे वो समझ जाए। और जैसे ही वो इसे समझ जाएगा और जो मटेरियल हम उसे प्रोवाइड करा देंगे वो भी दोनों भाषाओं में, उसका सीधा सीधा फायदा उसे देखने को ये मिलेगा कि अब वो इतना समझदार हो चुका है कि वो ये नहीं कहेगा कि सारा पेपर यहाँ से आए, वो ये बोलेगा कि इस मटेरियल की वजह से अब मैं हर तरीके के पेपर को अटेम्प्ट कर सकता हूँ। मतलब ये कह सकते हैं कि अगर कोई विद्यार्थी आपसे इस विषय को, विज्ञान और प्रौद्योगिकी को अगर पढ़ता है, तो आप उसके अंदर का वो डर हर तरीके से खत्म करने में सक्षम है। बिल्कुल बिल्कुल। और जिज्ञासा जगा देंगे कि जिससे कि वो इसमें डर तो खत्म हो जाए, बिल्कुल, और एक भाव आ जाए कि इसे पढ़ते हैं, आइए इसे समझते हैं। सर वैसे ये तो सर बहुत डाउन टू अर्थ आदमी है जी, तो ये बोलेंगे नहीं, लेकिन जितने टीचर्स को मैंने देखा है जो भी पढ़ा रहे हैं, मार्केट का अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, और बहुत सारे लोग, देखिए IIT का टैग ऐसा है कि बहुत सारे लोग उसको लेके भी चल रहे हैं, लेकिन मेरी समझ में जितने भी लोगों को मैंने पढ़ाते हुए देखा है या टीचर से बात करी है जो हमारे यहाँ भी अप्लाई कर रहे थे, मुझे इस वक्त ऐसा लगता है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी में सर से बेहतर टीचर इस वक्त इंडिया में नहीं है। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं सर आप। नहीं, मैं कह रहा हूँ, मैं इसको प्रूव भी कर सकता हूँ, अगर बच्चे हैं तो मैं प्रूव भी कर सकता हूँ। जाहिर सी बात यह है कि पॉडकास्ट बहुत सारे लोग देखेंगे इस चीज़ को, तो मैं किसी का नाम लेके उनको जो है डिफेम नहीं करना चाहता, लेकिन ऐसे बहुत बड़े बड़े टॉप टीचर्स हैं जो अपने क्लास में अपना ही बखान करते हैं 1 से 1.5 घंटे, यही बताते हैं कि हम बहुत बड़े हीरो हैं, ठीक है, लेकिन उनका आउटडेटेड है, वो अपडेट नहीं कर रहे हैं चीज़ों को, और अपनी क्राफ्ट को लेके वो ऑनेस्ट नहीं है। मुझे ये लगता है सर, जब शिक्षक को खुद ही अपने बारे में बताने की ज़रूरत पड़ जाए तो इसका मतलब आप बहुत पीछे चल रहे हैं। शिक्षक को लोग जानते हैं उसके अभ्यर्थियों से, ठीक है, अभ्यर्थी बताते हैं कि भाई हम इस शिक्षक से पढ़े हैं। जब हम भी सर पढ़ते थे, हम लोग भी, आप लोगों ने भी बेशक मतलब जब पढ़ाई की होगी, जब क्लासेस किया होगा, तो हमें हमेशा दिमाग में आता था कि यार ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट, ये पर्टिकुलर विषय हमें उनसे पढ़ना है। या तो किसी दोस्त से सुने थे, या तो खुद भी एक बार पढ़ के देख चुके थे। तो ये मेरा ऐसा मानना है कि शिक्षक की एक अपनी भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि क्लास में बच्चों को जब जो चीज़ पढ़ा रहे हैं, जिस चीज़ के लिए जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको पूरी शिद्दत से निभाएं, ना कि अपने बारे में या अपने जो भी उन्होंने है ना अचीवमेंट्स की हैं आज तक, उसके बारे में नहीं बताना चाहिए। और अभ्यर्थी भी समझदार है सर, उनको भी समझ में आ जाता है कि भाई जब इनको खुद ही बताना पड़ रहा है अपने बारे में, सर एक तो शिक्षक को क्या ज़रूरत है उसकी? शिक्षक को ये कहना ही नहीं चाहिए कि मुझसे बेहतर शिक्षक नहीं हो सकता। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। ये अपने आप में ही बहुत सिरे से खारिज करने वाली बात है। मैं किसी की तारीफ करूं तो ठीक है, लेकिन मैं खुद ही अपने आप को बोलूँ कि साहब मैं बहुत महान हूँ, बच्चा ये सुनने के लिए नहीं बैठा है कि मैं कितना महान हूँ, बच्चा मुझसे पढ़ने के लिए बैठा है। सही बात। वो वहाँ बैठा है, उसको पता है कि कितना महान है, तभी तो बैठा है। बिल्कुल। अब बार बार अगर मैं उसको यही बताता रहूँगा कि वाह
कितने सौभाग्यशाली हैं साहब, आप मुझसे पढ़ रहे हैं। तो वो तो बच्चा इरिटेट हो जाएगा ना, कहेगा भाई आप पढ़ाइए। और मेरे ख्याल से जिस तरीके का ये एग्ज़ाम है, जितना विषय, जितना ये वास्ट सिलेबस है, इसका वक्त मिलता है क्या क्लास में इस तरीके की बातों को आगे लेके जाने ले रहा है। आज के टाइम पे अगर आप सोशल मीडिया पे टेली एजुकेशन को देखिए, क्या हालत हो रखी है। क्लास के अंदर पढ़ाने से ज़्यादा अपने बारे में बताया जा रहा है। और मैं इसमें एक बात बोलना चाहूँगा, IIT के बारे में अगर आपको 10 साल बाद निकलने के बाद भी बताने की जरूरत पड़ रही है क्लास के अंदर बार बार कि मैं IIT से हूँ या इससे हूँ, इसका मतलब बड़ी प्रॉब्लम है। सही बात। ये तो खुद बच्चे को समझ में आ जाना चाहिए कुछ टाइम के बाद, कुछ तो खास है इनमें इसलिए अच्छा पढ़ा रहे हैं, वो खुद आके जाके रिसर्च कर लेगा। लेकिन सर किसी कॉलेज का टैग ये इस बात का सबूत नहीं है कि आप बढ़िया आदमी है ना। हर कॉलेज का एक टॉपर होता है, हर कॉलेज का एक वो छात्र भी होता है जो वहाँ जाके फेलियर बन गया, ठीक है। अभी तो IIT के नाम पे बहुत सारे लोग बहुत अतरंगी चीज़ें कर रहे हैं, यूट्यूब पे आप फॉलो कर ही रहे होंगे, तो वो तो अगर कोई दिमाग हटा के अपना रख दे तो अलग बात है। ऐसा भी हो सकता है कि कोई एक छात्र बहुत ऑर्डिनरी कॉलेज से हो और फिर उसको एकदम से वो चीज़ हिट कर जाए कि अब मुझे ज्ञान का अर्जन करना है। अब अगर वो पूरी श्रद्धा के साथ पढ़ाई करता है, पूरे कंसंट्रेशन के साथ पढ़ता है, तो उसकी पर्सनैलिटी ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। तो कौन किस कॉलेज से आ रहा है ये ना तो फ्यूचर डिसाइड करता है आपका डेडिकेशन डिसाइड करेगा कि आपको भावी अपने भविष्य में आपको क्या बनना है। अगर आप एक शिक्षक हैं तो आप उस पर मेहनत करेंगे तो वो बन जाएंगे। आप अभ्यर्थी हैं, आप सिविल सर्विसेज की परीक्षा को क्वालिफाई करना चाहते हैं, उसमें उत्तीर्ण होना चाहते हैं, तो साहब अगर आप मेहनत करेंगे तो वो भी आप बन जाएंगे। तो आप पढ़ाई में पहले कैसे थे, आप सो कॉल्ड मीडियोकर स्टूडेंट थे या टॉपर थे, वो टैग के साथ आपको कभी भी सफलता नहीं मिलती है। और आप हिंदी मीडियम से या इंग्लिश मीडियम से थे, इसका भी कोई फर्क नहीं, इसका भी कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जो टैग लगा लिया है कि हिंदी मीडियम का मैं छात्र हूँ, मेरा सिलेक्शन नहीं हो सकता है, हमारे परसेंटेज कम होते हैं। मैंने हिंदी मीडियम के छात्रों को पढ़ाया है और मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ इसको सर, बिल्कुल सीरियस बोल रहा हूँ। इंग्लिश मीडियम में IIT के छात्र ओवरथिंक करके खत्म हो रखे हैं, और वहीं पर हिंदी मीडियम के छात्र जब उनका मैंने समझ का गहराई देखी उनकी कि हिंदी मीडियम वाला कितना गहराई से समझ सकता है सब्जेक्ट को, कितना शिद्दत, क्योंकि वो उसके लिए क्या होता है टीचर को क्या मान के चल रहा है, कल्ट, भगवान के जैसा। अगर सही टीचर हिंदी मीडियम वाले बच्चों को मिल जाए तो हिंदी मीडियम के बच्चे से ज़्यादा समझदार बच्चा नहीं है कोई। इतना ज़्यादा गहराई से वो बातें सुनता है, इतना गहराई से समझता है, बस उसका जो मार्गदर्शन करने वाला है वो सही हो। फिर आप देखिए हिंदी मीडियम माध्यम के बच्चे क्या चमत्कार नहीं कर सकते, क्या रैंक नहीं ला सकते। हिंदी माध्यम के बच्चे बहुत ज़मीन से जुड़े हुए रहते हैं। बिल्कुल सही बोला आपने। उनको अपने परिप्रेक्ष्य के बारे में, समाज के बारे में जितनी गहराई से समझ होती है और जितने संवेदनशील होते हैं वो इन परिस्थितियों को लेके, वो उनके जैसी संवेदनशीलता जो है बाकी माध्यम में कम देखने को मिलती है। UPSC में जैसे बहुत सारे टॉपिक हैं, APMC, मंडी वगैरह, जहाँ पर गांव तक की पहुंच होती है। हिंदी माध्यम का जो छात्र होता है उसको ज़्यादा समझ में आता है कि फसल किस प्रकार की है, कौन सी फसल है, क्या है, मंडियों में क्या चल रहा है, समाज में लोग कैसे रहते हैं, जाति व्यवस्था क्या है। ये समझ हो सकता है कि जो शहरों के बच्चे हैं उनको ना पता हो। हिंदी माध्यम के बच्चे को जमीन से जुड़ी जानकारी है, अगर उसे सही तरीके से यूटिलाइज कर ले और संस्थान उसमें मदद कर दें, जो कि हम करने वाले हैं, तो आपको फ़ायदा भी दिख जाए। अच्छा, मुझे कभी कभी ये भी लगता है सर कि जब रिज़ल्ट निकलता है UPSC का, तो रिज़ल्ट निकला है, जाहिर सी बात है, खुशी की बात है, बहुत से बच्चे सिलेक्ट होते हैं। उस बीच मुझे ऐसा लगता है कि एक काइंड ऑफ मार्केटिंग स्टंट या एक गिमिक के तौर पे वो संस्थाएं जो कि इंग्लिश माध्यम से हैं, वो इस तरीके के कुछ प्रयास करती हैं इस चीज़ को बार बार हाईलाइट करके कि हिंदी माध्यम से इतना कम सिलेक्शन हुआ, हिंदी माध्यम से सिलेक्शन नहीं हुआ। आपको नहीं लगता है सर कि जिसका माध्यम हिंदी है ऑलरेडी और बाय एनी चांस उसका नहीं हुआ सिलेक्ट, उसका मोरल कितना डाउन होगा? वो तो जाहिर सी बात है, वो सोचेगा ही कि भाई मैं अपना माध्यम बदल लेता हूँ। तो मुझे जो ये चीज़ लगती है कि ये किसी न तरीके का ये एक रिज़ल्ट आने के बाद मार्केटिंग गिमिक के तौर पे ये लगता है कि ये यूटिलाइज़ किया जाता है ताकि बच्चे अपनी माध्यम को चेंज करके इंग्लिश माध्यम में आए। आपका क्या कहना है इस पर? सर पिछले 10 साल में अगर आप डेटा देखें तो बहुत गिरावट हुई है अभ्यर्थियों की हिंदी माध्यम से एग्ज़ाम देने की। उस रेशो में जैसे हमने बताया कि साहब 4% लोगों ने मेंस लिखा, 4% सिलेक्ट हुए, तो जितना परसेंटेज ऑफ सिलेक्शन है वो तो जितना अंग्रेजी माध्यम में उतना ही हिंदी माध्यम में।
बिल्कुल सही बात। अगर मैं इसको अलग तरीके से बोलूं कि जो रिजेक्शन हुआ, तो साहब रिजेक्शन जितना हिंदी माध्यम के छात्रों का हुआ उतना ही अंग्रेजी माध्यम के छात्रों का होगा। बिल्कुल सही भाई बात। अगर अंग्रेजी माध्यम से ज़्यादा अभ्यर्थी परीक्षा दे रहे हैं तो उसी लिहाज से वो निकल भी रहे हैं, सही बात। क्योंकि सीट तो लिमिटेड। तो अगर आपको खुद के स्किल पे कॉन्फिडेंस है, खुद की भाषा पे कॉन्फिडेंस है, और जैसा कि हमारी टैगलाइन है कि साहब भाषा अब रुकावट नहीं बनेगी, अब भाषा जो है आपका साथ देगी, तो भाषा को जो है आप प्रमोट करिए, आप उसको अपना सहारा बनाइए, आप उसको दिखाइए कि साहब वो आपको पुश कर सकती है, आप अपनी अभिव्यक्ति ज़्यादा अच्छे से कर सकते हैं, आप बचपन से उसी भाषा में लिख रहे हैं। हाँ, एग्ज़ाम क्वालिफाई करने का स्किल बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है, वो भाषा पे डिपेंड करता ही नहीं। तो जैसे हम हैं, तो जिस तरीके से हम हिंदी माध्यम के छात्र को बता रहे हैं कि भाई प्रीलिम्स का पेपर किस तरीके से सॉल्व करो, उसी तरीके से हम अंग्रेजी माध्यम के छात्र को बताएंगे कि पेपर किस तरीके से सॉल्व करो। अगर आप वो आर्ट सीख लेते हैं तो आपकी भाषा कोई सी भी हो, आपका एग्जाम क्वालिफाई होगा। बिल्कुल। अगर बिल्कुल। आप वो आर्ट नहीं सीख लेते हैं तो आप कोई भी भाषा आपकी अगेन हो, आपका नहीं होगा। और हर स्टेज का 3 स्टेजेस हैं आपकी, प्रीलिम्स परीक्षा हो गई, फिर मेंस हो गई, फिर आपका इंटरव्यू हो गया। तीनों की अपनी अलग अलग डिमांड है। हम अक्सर ऐसा देखते हैं कि हिंदी माध्यम का जो छात्र है वो पहली सीढ़ी ही नहीं चढ़ पा रहा। क्या कारण है सर इसका, क्या कारण हो सकता है इसका? एक एक्सपोजर एक बहुत बड़ा कारण है कि अंग्रेजी माध्यम का जो छात्र है वो बहुत बचपन से एमसीक्यूज देख रहा है। उसके स्कूल में एमसीक्यूज पे बहुत सारे ओलंपियाड्स होते हैं, फिर आप देखेंगे बहुत सारे इंजीनियर्स जो है एग्जाम। अच्छा, इस पे एक चीज़ और मैं ऐड करूँगा। आपका भी सर बैकग्राउंड इंजीनियरिंग का है, सर का भी बैकग्राउंड इंजीनियरिंग का है, तो ये जो इंजीनियर्स होते हैं, जैसे सिलेक्शन का डेटा भी आता है कि भाई 64% ऑफ द सिलेक्शन जितने होते हैं वो साइंस बैकग्राउंड के होते हैं। कुछ बच्चे, मतलब ज़्यादातर ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड के, और वो भी स्पेशली हिंदी माध्यम के बच्चे इसको देख के भी निराश हो रहे हैं। तो आपको नहीं लगता कि ये डेटा पब्लिक डोमेन में बाहर लाने की ज़रूरत है इसकी, कि किस बैकग्राउंड से या किस स्ट्रीम से कितने परसेंटेज सिलेक्ट हो रहे हैं? देखिए, ये एक रियलिटी है। अच्छा, तो रियलिटी को फेस करने की भी हिम्मत होनी चाहिए। 60% अगर इंजीनियर इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर रहे हैं तो इसलिए नहीं कर रहे हैं कि वो इंजीनियर है, वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारे स्कूलिंग के टाइम से ही ये बता दिया जाता है कि साहब अगर आप तेज़ बच्चे हैं तो आपको साइंस लेनी है, तो आपको साइंस लेनी। अब साहब आपने साइंस ले ली तो भेड़ चाल में ये बताया जा रहा है साइंस ले ली तो क्या करोगे, तो या इंजीनियर बनोगे या डॉक्टर बनोगे। ठीक है, हर जगह मशरूम के तरीके से इंजीनियरिंग कॉलेजेस उग रहे हैं। तो जो अच्छा बच्चा है वो हमेशा से पढ़ाई में अच्छा है, वो अपनी डिग्री लेके उसका क्या कर रहे हैं उससे कोई मतलब नहीं है कि वो इंजीनियर है। वो 4 साल जो इंजीनियरिंग कॉलेज के हैं उसने 4 साल में ये सीखा है कि ज़्यादा एफिशिएंटली किस तरीके से पढ़ाई करी जाए। लेकिन सर इसमें यह भी देखा गया है, बहुत से ऐसे एग्जाम्पल हैं मेरे पास, मैं उन टॉपर्स का नाम नहीं लेना चाहूँगा, आप लोग बेशक उन्हें जानते होंगे, जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हैं, बट इंजीनियरिंग में उनका उतना बेहतर परफॉर्मेंस नहीं रहा है। हाँ, पेपर में बैक्स भी आए हैं, सब कुछ आए हैं, लेकिन आज के डेट में वो लोग आईएएस ऑफिसर हैं। तो अगर कहीं ना कहीं हिंदी माध्यम के बच्चों को ये लग रहा है कि भाई सिर्फ इंजीनियर्स ही क्लियर कर रहे हैं क्योंकि वो बहुत तेज़ होते हैं, स्टार्टिंग से ही तेज़ होते हैं, तो मुझे लगता है कि ये थोड़ी सी एक तरीके से नासमझी है। जो अंतर मुझे फील होता है वो ये होता है कि प्रश्न को हल करने की जो एप्टीट्यूड होती है, जो क्षमता होती है, उसका ही सारा खेल है। सर योगेंद्र सर, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आप आईआईटी से आते हैं, आईआईटी के भी पेपर को बहुत टफ माना जाता है तो वो जो आईआईटी से आपने पढ़ाई की है, तो क्या आपकी एप्टीट्यूड पे वहाँ पे अलग से कुछ आपको ट्रेनिंग मिलती थी? सबसे पहली बात सर, आईआईटी में भी या किसी भी अच्छी इंजीनियरिंग कॉलेज में भी तो हिंदी के छात्र होते हैं। हाँ बिल्कुल, यानी 12वीं तक बिल्कुल सही बात है, अच्छे थे हिंदी मीडियम में भी, वो भी वही 1.5 साल का हिस्सा है, विज्ञान ले रहे हो, और उनको भी डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बनना है। तो अगर देखा जाए और डेटा अगर आप निकालें तो डॉक्टरी में और इंजीनियरिंग में भी बहुत सारा हिंदी का ही क्राउड आपको दिख जाएगा। तो यानी वो बच्चे तो हैं तो हिंदी मीडियम के ही ना, आईआईटी पहुंच गए। हाँ, आईआईटी पहुंचने के बाद ऐसा कुछ खास विशेष नहीं होता एप्टीट्यूड पर, वो एप्टीट्यूड तो बचपन से ही आ गया। वो चाहे हिंदी माध्यम का छात्र हो या इंग्लिश माध्यम का छात्र हो, जो उस पेपर को क्वालिफाई करके वहां तक पहुंच रहा है, उसके अंदर वो चीज है। इसका मतलब ये जो हिंदी माध्यम के बच्चों पर, जो खास करके ग्रेजुएशन के बाद आईएएस बनना चाहते हैं,
वो जब इसे देखते हैं कि इंजीनियर्स, और वो ये बना लेते हैं अपने मन में कि ये तो इंग्लिश मीडियम के हैं, ये सरासर गलत है। गलत है। इंजीनियर भी हिंदी मीडियम के हैं। बिल्कुल। और मैं ये बात कहना चाहूँगा, जितने भी अभ्यर्थी हैं, चाहे हिंदी माध्यम के हो चाहे अंग्रेजी माध्यम के हो, उनको ये समझना चाहिए कि उनको चाहिए एक सीट। बिल्कुल, है ना। वो ये क्यों देख रहे हैं कि 60% इंजीनियर हैं, 40% जो है ह्यूमैनिटीज़ के हैं, इतने परसेंट इसके हैं। अरे उनसे क्या मतलब भाई, सही बात। आपको एक सीट चाहिए, एक रैंक चाहिए। आप पूरी मेहनत करिए कि वो रैंक हो 1। बिल्कुल। आप रैंक 1 के लिए लड़ रहे हैं। अगर आप रैंक 1 के लिए लड़ रहे हैं और आप सही रास्ते पे चल रहे हैं, अपनी मेहनत कर रहे हैं, सही सोर्सेज से पढ़ रहे हैं, डिस्ट्रैक्टेड नहीं है अपनी जर्नी में, तो आपकी वो रैंक 1 आनी चाहिए, आप रैंक लेके आएंगे। अब आपके आसपास आपसे कोई मतलब ही नहीं है कि कौन से माध्यम का छात्र पढ़ रहा है, कि वो तमिल है कि तेलुगु है, या कौन से बैकग्राउंड का है, कि ह्यूमैनिटीज़ का है, कि डॉक्टर है, कि इंजीनियर है। आपसे क्या मतलब, आपकी रैंक आ गई। अगर हर छात्र ये मान के पढ़े कि मुझे अपनी एक सीट पक्की करनी है, तो जिस दिन से वो अपनी तैयारी स्टार्ट कर रहा है, उससे पहले वो क्या था वो मायने नहीं रखता। सही बात है, वो बिल्कुल नहीं मायने रखता। और सर अगर देखा जाए 2013 और जब 14 का समय था, तब सिलेबस बदला था। अचानक से हिंदी माध्यम का जो ये स्तर गिरा है कि बच्चे कम बैठ रहे हैं, वो सब भी उसी टाइम पर रहा। सिलेबस बदला, सिलेबस अचानक से ट्रांसलेट नहीं हो पाया, अपडेशन नहीं हो पाया। लेकिन अब आ चुका है 2025, इतनी सारी टेक्नोलॉजी आ चुकी है कि सारी चीजें जो इंग्लिश में थी एज इट इज हिंदी में भी आ गई। बिल्कुल सही भारत बात। सरकार भी कई सारे प्रोग्राम चला रही है, जैसे कि नेचुरल लैंग्वेज ट्रांसलेशन प्रोग्राम, जिसमें बड़ी आसानी से भाषाएं बदल रही हैं, भाषाओं का अनुवाद किया जा सकता है। अब वो दौर नहीं है। अब आपको स्टैंडर्ड पेपर का भी हिंदी में आपको अनुवाद मिल जाएगा, और वो भी ठीक। अब आपको, हम जैसे संस्थान है तो संस्थान भी लगभग पूरी मेहनत कर रही है कि हिंदी में भी वही स्तर, और वही स्तर नहीं, एग्जैक्ट वही। जैसे मैं अपनी सब्जेक्ट के बताऊं, मैं जो 2 सब्जेक्ट पढ़ाता हूं, जैसा इंग्लिश में जाता है डेटा एज इट इज, एक एक शब्द वैसा ही हिंदी में जाता है। तो अब हिंदी माध्यम के छात्र को ये भूल जाना चाहिए कि मैं हिंदी का, जो किताबें अंग्रेजी में थी वो भी हिंदी में आ चुकी हैं, मटेरियल भी हिंदी में है। मार्केटिंग वगैरह को भूल जाइए एक बार के लिए, कौन इंजीनियर कौन क्या। जैसा कि सर ने बोला, ये रैंक मेरी है, मटेरियल आपके पास है, टीचर आपके साथ है, सिलेक्शन कैसे रुकेगा? बस वो डर है, उसे खत्म करना जरूरी है। और सर हम तो चाहते हैं कि इस बार हमारी संस्था से हिंदी माध्यम का छात्र जो है वो रैंक 1 लेके, ये तो हमारा मोटो है। बेशक बेशक। 2026 में जब रैंक आए तो हिंदी माध्यम की रैंक आए। ठीक है, ये तो सर जितना भी आपने इसके बारे में बताया तो ये समझ में आ रहा है, और मुझे लगता है कि इस माध्यम से हमारे जो हिंदी माध्यम के अभ्यर्थी, उन्हें भी समझ में आएगा कि भाई जो आपका माध्यम है उसको पकड़ के चलना, उस पर ही मेहनत करना है, सफलता उसी से मिलेगी। सर एक सवाल और पूछूंगा मैं, आप दोनों से ही सवाल है। प्रीलिम्स मेंस दोनों फेज़ में हमें है ना एग्ज़ाम क्लियर करना होता है। एक में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, एक में मेंस की आंसर राइटिंग है। अगर हम इंटरव्यू की बात करें, जो एक साक्षात्कार की बात आती है, उसमें मीडियम कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है? बहुत ही ज़्यादा सर। भाई अभिव्यक्ति तो वहाँ पे भी है, और वहाँ पे एक बार को कई बच्चों को ऐसा देखा गया है कि साहब वो लिखने में तो अंग्रेजी लिख पाते हैं सीखने में, लेकिन जो कम्युनिकेशन होता है वो अंग्रेजी का उतना अच्छा नहीं हो पाता है काफ़ी बच्चों का। बिल्कुल सही। तो आप देखेंगे कि अंग्रेजी माध्यम के भी ऐसे बहुत सारे अभ्यर्थी हैं जो इंटरव्यू हिंदी में दे रहे हैं। बिल्कुल हाँ, हिंदी में आप अलग से मीडियम अपना सिलेक्ट कर, मतलब इंटरव्यू कर सकते हैं, अलग से आप मीडियम सिलेक्ट कर सकते हैं, तो वो इंटरव्यू हिंदी में दे रहे हैं। जैसे गौरव बुदानी, बिल्कुल भाई इतनी शानदार रैंक लेके आए, वो स्टेट सर्विसेज भी उन्होंने क्वालिफाई किया, यूपीएससी भी उन्होंने क्वालिफाई किया, उन्होंने एग्जाम दिया है अंग्रेजी में, लेकिन साक्षात्कार उन्होंने अपना हिंदी में दिया। तो अगर वो अंग्रेजी माध्यम के बच्चे हिंदी में साक्षात्कार देके रैंक लेके आ सकते हैं, तो हिंदी माध्यम के बच्चे के लिए तो बहुत अच्छा है। अच्छा, अगर देखा जाए तो ये रैंक अब ना तो इंग्लिश की रही ना हिंदी की, ये दोनों की हो गई। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, इससे ये चीज़ भी निकल के आती है कि भाई यूपीएससी को, जिसमें हमेशा ये चीज़ बोला जाता है कि हिंदी माध्यम के यूपीएससी हिंदी माध्यम के बच्चों को नहीं ले रहा, सिलेक्ट नहीं कर रहा, भाई ये जो सुविधा है ये दी भी तो यूपीएससी नहीं है। बिल्कुल। इसका मतलब यूपीएससी को आपके माध्यम से कुछ नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई लेना देना नहीं है। आप अपने भावों को कितने अच्छी तरीके से व्यक्त कर सकते हैं, यूपीएससी बस वही चाहती है। बिल्कुल, मुझे लगता है कि सर आज का जो हमारा चर्चा रहा, इससे हमारे हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों को बहुत ही मदद मिली होगी,
और इस डिस्कशन को, है ना, ये जो चर्चा है इसको हम एंड करेंगे कुछ 2-3 पॉइंटर से लेकर, क्योंकि यूपीएससी प्रीलिम्स, यूपीएससी की जो प्रारंभिक परीक्षा है 2025 की, उसे सिर्फ 90 दिन बचे हैं। तो सर आपसे मैं जानना चाहूँगा कि अभी हिंदी माध्यम के जो अभ्यर्थी हैं जिन्हें ये डर लग रहा हो कि भाई उनकी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से नहीं हुई है, क्या ये पॉसिबल है कि वो 90 दिन में वो तैयारी पूरी करके वो एग्ज़ाम लिखे और उनका एग्ज़ाम निकले? सर अगर कुछ करना हो तो समय कभी कम नहीं होता। बिल्कुल। फरहाद ने शीरी के लिए तो 48 घंटे में नहर निकाल दी थी भाई। सही बात और है, तो हो गया। बिल्कुल सही बात है। तो 90 दिन तो बहुत होते हैं जी। हाँ, अगर कोई किसी को ऐसा लग रहा है कि आज से हम पढ़ाई शुरू करें और अभी एग्ज़ाम निकाल दें और आपने पहले कभी नहीं पढ़ा है तो फिर मुश्किल है। लेकिन अगर पहले से आप पढ़ाई के टच में हैं और आप अपना सिलेबस कवर कर चुके हैं तो अब आपको रिवीजन करना है। तो रिवीजन करने के लिए अभी बहुत टाइम है। अगर आप आज भी स्टार्ट करते हैं तो प्रीलिम्स क्वालिफाई कर सकते हैं, बशर्ते आप टाइम वेस्ट ना करें, ठीक है। बाकी अगर हमारी तरफ से कोई सहायता चाहिए तो अपना हिंदी माध्यम के लिए प्रीलिम्स क्रैश कोर्स आ ही रहा है, जिसमें हम 75 दिन में कोशिश करेंगे कि क्लासरूम प्रोग्राम के थ्रू जो भी रेलेवेंट टॉपिक्स चल रहे हैं उनका पूरा रिवीजन करवा सकें। उसकी टेस्ट सीरीज़ भी होगी। टेस्ट देना इस वक्त बहुत ज़रूरी है। ऐसे बहुत सारे छात्र हैं जिनको लगता है कि साहब पढ़ लेते हैं लास्ट मोमेंट पे, फिर एग्ज़ाम दे देंगे। पढ़ने के साथ साथ एग्ज़ाम की प्रैक्टिस करना, टेस्ट की प्रैक्टिस करना भी उतना ही ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप प्रश्न हल नहीं करेंगे आपको नहीं पता चलेगा कि साहब आपकी एक तो तैयारी कैसी है, दूसरी चीज़ ये कि जो एग्ज़ामिनेशन प्रेशर है उसमें आपका वो जो स्वीट स्पॉट है वो कहाँ बन रहा है, कि कितने क्वेश्चंस आपको छोड़ने हैं, कितने अटेम्प्ट करने हैं, कितने आपके नेगेटिव हो रहे हैं, किस वजह से आपके नेगेटिव क्वेश्चंस हो रहे हैं। ये सारी प्रॉब्लम्स आप अभी हिट एंड ट्रायल से सॉल्व कर सकते हैं, बाद में आपको मौका नहीं मिलेगा। तो पढ़ने के साथ साथ टेस्ट सीरीज़ का देना जो है बहुत ज़रूरी है। तो 90 दिन बहुत सफिशिएंट टाइम है आपकी तैयारी के लिए, बशर्ते इस वक्त आप पूरी लगन से पढ़ाई पर ध्यान दें। सर आपसे अगर मैं जानूं कि अपने हिंदी माध्यम के अभ्यर्थियों के लिए लास्ट के 90 दिनों में अगर आप कोई एक मूल मंत्र बताना चाहें तो क्या बताएंगे? अगर मूल मंत्र की बात की जाए और बच्चे ने पहले से ही तैयारी करी हुई है तो 90 दिन के अंदर टेस्ट सीरीज और PYQ का एनालिसिस, यानी पिछले साल में जो क्वेश्चन आए हुए हैं पिछले 15 साल में, उन 15 साल के क्वेश्चन का बड़ा महत्व है। और हम जैसे जो अपना प्रोग्राम चालू करने जा रहे हैं उस प्रोग्राम के अंदर हमारी पूरी कोशिश ये रहेगी कि PYQ का एनालिसिस भी आपको साथ में बताएं, जिससे आपको ये पता लग जाए कि चल क्या रहा है पिछले 15 साल से, यूपीएससी का एग्जामिनर कैसे सोचता है। अगर हमने ये समझ लिया कि एग्जामिनर ऐसे सोचता है और उसी के बेसिस पर अगर हमने टेस्ट सीरीज भी, हमने जो टेस्ट सीरीज बना रहे हैं वो उसी बेसिस पे है, तो आपको पहले का भी पता लग गया, अभी क्या हो सकता है वो भी आपकी समझ में आ गया। तो इस तरीके से MCQ को सॉल्व करके आप पहुंच सकते हो अपनी मंजिल तक, और वो सॉल्यूशन सिर्फ एक, और वो क्या है, क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना, जो कि हम कराने जा रहे हैं आपको। बिल्कुल, मतलब ये जो परीक्षा है, परीक्षा की जो ये सबसे पहला स्टेज है प्रारंभिक परीक्षा, इसमें जितना सवाल आप लगाएंगे, जितने सवाल के कंसेप्ट को आप समझेंगे, उतना ही जल्दी आप अपने एग्ज़ाम को क्लियर करने की राह पे पहुंच पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर आप दोनों का, बहुत ही अच्छी बातों पे डिस्कशन हुआ है। मैं आशा करता हूं हमारे हिंदी माध्यम के अभ्यर्थियों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ समझने को मिलेगा, और उनका जो एक विश्वास जो कहीं ना कहीं डगमगा रहा होगा इस चर्चा के बाद, वो थोड़ा बहुत, मुझे आशा है कि कॉन्फिडेंट उनका बिल्ड हुआ होगा, ऊपर विश्वास उनका कायम हुआ होगा। जाते जाते एक इन्फॉर्मेशन मैं देना चाहूँगा, जैसा कि सर लोग चर्चा कर रहे थे, एग्ज़ाम मिनिस्ट्री में यूपीएससी संकल्प 75 दिनों में आपका ये पूरा प्रीलिम्स के लिए तैयारी कराई जाएगी। इस तैयारी में आपको डेली क्लासेस मिलेंगी, जिसमें 4 घंटे की क्लासेस होगी, डेली टेस्ट होंगे, और उसी सब्जेक्ट के वीकली भी टेस्ट होंगे जो कि फुल लेंथ टेस्ट होंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे जो व्यूअर्स हैं उनके लिए भी मैं आशा करता हूं कि उन्हें बहुत ही कुछ सीखने को मिलेगा। एक बात और इसमें हम ऐड करना चाहेंगे कि अगर हिंदी माध्यम के जो भी हमारे छात्र हमको सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उन्हें कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, कोई भी परेशानी है, तो नीचे आप कमेंट कर सकते हैं। आप जयपुर में एग्ज़ाम मिनिस्ट्री के सेंटर भी आ सकते हैं हम लोगों से मिलने के लिए,
और फ्री रहिए, मतलब कनेक्ट करिए, संकोच करने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग आपके लिए हैं, आपके साथ हैं, और हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके रास्ते को, आपकी राह को आसान बनाया जा सके। बिल्कुल, आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर से कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ये जो हमने कोर्स के बारे में डिटेल बताई है, संघर्ष से सफलता तक 75 दिनों में, क्योंकि ये एग्ज़ाम मिनिस्ट्री है, भाषा यहाँ पे आपकी ताकत बनेगी, रुकावट नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।